हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्केलेटल मसल्स है, ये स्केलेटल मसल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं फिर से बना देती हूँ कि जो स्केलेटल मसल्स है वो मसल बंडल्स की बनी होती है। इन मसल बंडल के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ऐसे मसल फाइबर्स निकले होते हैं। ठीक है, मसल बंडल्स जिनको फेसिकल्स भी कहा जाता है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ विद द कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने क्या कहा था, फैसिया कहा था। ठीक है, मसल फाइबर्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कहा था सार्कोलेमा। इसका जो साइटोप्लाज्म है दैट वाज नोन एज सार्कोप्लाज्म, और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था दैट वाज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर अबंडेंट ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट था दैट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्केलेटल मसल्स को ही। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क और लाइट बैंड, जिसमें डार्क बैंड को कहा था ए बैंड और लाइट बैंड को कहा था आई बैंड। ए बैंड का मतलब कि एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, एंड आई बैंड वाज आइसोट्रोपिक बैंड। जो आई बैंड होता है दैट इज लाइट बैंड, ये बैंड थिन होता है एज कंपेयर टू दी डार्क बैंड, इसलिए इसको थिन फिलामेंट भी कहा जाता है। और जो ए बैंड है इट इज ऑल्सो नोन एज थिक फिलामेंट। ठीक है, अब देखो जो थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, इसमें से जो थिक लाइट बैंड है इट इज़ मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और जो डार्क बैंड है इट इज़ मेड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखो यहाँ पे जो लाइट बैंड है, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने जो बनाया हुआ है, ये वाला जो बैंड है दिस इज़ नोन एज आई बैंड या लाइट बैंड, और ये वाला जो बैंड है ये डार्क बैंड है। जो आई बैंड है मतलब कि जो लाइट बैंड है, इसको बाइसेक्ट करने वाली, बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक थिन लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है जड लाइन। दिस लाइन इज नोन एज जड लाइन। ठीक है, उसके बाद दोनों इधर की साइड भी ये जड लाइन होगी, दिस इज जड लाइन। जो ए बैंड है इसको डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं एम लाइन, दिस इज नोन एज एम लाइन। दो जड लाइंस के बीच में जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है ये फंक्शनल यूनिट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती है हमारी मसल्स। तो दो जड लाइंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये जड लाइन इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी आएगी, और ये जड लाइन इधर की तरफ आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि दो सक्सेसिव, मतलब जो दो बराबर वाली जड लाइंस के बीच की जो यूनिट होती है दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है एंड इट इज़ नोन एज सार्कोमियर। दिस इज़ नोन एज सार्कोमियर। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, देखो पहले तो रेस्टिंग स्टेज में देखते हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि ये जो ए बैंड है, ये वाला जो ए बैंड है, इसको पार्शियली ओवरलैप किया जाता है बाय द आई बैंड। आई बैंड देखो थोड़ा सा इनके ऊपर है ना, थोड़ा सा इसको ओवरलैप कर रहा है, तो आई बैंड पार्शियली ओवरलैप करता है जो डार्क बैंड है उसको इन द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है जो ओवरलैप नहीं हुआ, इस जोन को कहा जाता है एच जोन। दिस इज नोन एज एच जोन। ठीक है, ये जोन ओवरलैप नहीं होता। अब जो पोर्शन, अब देखो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो जड लाइन है ये ओवरलैपिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी, मतलब ये दोनों और ज़्यादा पास आ जाती हैं, मतलब जो एच जोन है इट गेट शॉर्टन, ये छोटा हो जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि जो ये ए बैंड और आई बैंड जिन प्रोटीन्स से मिलके बने हैं, मतलब एक्टिन और मायोसिन जो दोनों प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल कम टू स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये जो एक्टिन प्रोटीन है ना, इसको थिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं या यूँ कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है एक्टिन प्रोटीन जो होंगे, सेकंड है इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन, सेकंड इज ट्रोपोमायोसिन, एंड नंबर थर्ड थिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है ट्रोपोनिन।
ठीक है, पेन टूट गया है, दिस इज नोन एज ट्रोपोनिन। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आते हैं एक्टिन के ऊपर। तो जो एक्टिन है इट इज़ ए ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलर का मतलब होता है राउंड शेप, ठीक है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। ये वाले जो प्रोटीन आप देख रहे हो ना, ये राउंड राउंड जो आप देख रहे हो, इनको ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं या फिर ये एक्टिन प्रोटीन है। तो इसके अंदर जो सिंगल यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है, दिस इज नोन एज जी एक्टिन। क्लियर? जी का मतलब होता है ग्लोबुलर, दिस इज नोन एज ग्लोबुलर एक्टिन। उसके बाद जब ये जी एक्टिन बहुत सारे मिलके एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जैसे एक मोनोमर है, मोनोमर का मतलब जैसे एक माला ले लेते हैं, एक माला होती है मोतियों की माला, उसके अंदर सिंगल मोती है वो मोनोमर है, और बहुत सारे मोती मिलके जब एक माला की फॉर्मेशन करते हैं तो ये माला को क्या कहा जाएगा? पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जी एक्टिन है ये मोनोमर की फॉर्म में और बहुत सारे एक साथ जुड़ के जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहा जाता है एफ एक्टिन। दिस इज नोन एज एफ एक्टिन, ठीक है। जो एफ एक्टिन है, एफ की फुल फॉर्म है फिलामेंटस भी बोल सकते हैं या फाइब्रस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आयन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होता है। सेकंड आता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन है ये डबल हेलिकल या अल्फा हेलिकल बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिकल रोड लाइक प्रोटीन होता है। फाइब्रस मॉलिक्यूल होता है ये, जो कि एफ एक्टिन के साथ अटैच होता है, एफ एक्टिन के साथ ऐसे हेलिकली अटैच होता है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में है ये, कहा जाता है, बिलीव किया जाता है कि जो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल हैं दे लाई ऑन द टॉप ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन स्ट्रैंड। देखो, जब रेस्टिंग स्टेज है मतलब कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट होती हैं, ये वाली जो साइट है ये एक्टिव साइट होती हैं, ठीक है। इनके कवर करके रखता है, कहा जाता है रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो प्रोटीन है दैट इज ट्रोपोनिन। तो जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये जो वाले जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, ठीक है। इसके भी कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो ये कैल्शियम को बाइंड करते हैं। देखो, जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम आयन रिलीज कहाँ से होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। ये कैल्शियम आयन ये जो साइट होती हैं इनको एक्टिव कर देता है। अगर कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होता है तो ये साइट्स मास्क रहती है, मतलब कि ये कवर्ड रहती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं। क्लियर? नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन प्रोटीन। तो जो मायोसिन प्रोटीन है इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, थिक मायोफिलामेंट भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मेनली मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो थिक फिलामेंट है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। जो मसल प्रोटीन्स होते हैं उसके टोटल वेट का 55% मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मायोसिन प्रोटीन है इसकी कुछ सब यूनिट्स होती हैं। इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है हैवी मीरोमायोसिन और दूसरी को कहा जाता है लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन जो होता है इसको सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको कहा जाता है मीरोमायोसिन, या यूँ कह सकते हैं कि जो मायोसिन प्रोटीन है इट इज़ मेड ऑफ मीरोमायोसिन, ठीक है। जो मीरोमायोसिन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हेड, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज टेल। सॉरी, ये ग्लोबुलर हेड होता है, इसकी एक छोटी सी आर्म होती है। ये वाला जो पोर्शन है इसको आर्म बोलेंगे या क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेड और जो क्रॉस आर्म वाला पार्ट है इट इज़ मेड ऑफ हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल वाला पार्ट है इट इज़ मेड ऑफ लाइट मीरोमायोसिन,
ठीक है। अब जो इसका ग्लोबुलर हेड है, इसके अंदर एंजाइम होता है एटीपी एज एंजाइम। एटीपी एज एंजाइम जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो एटीपी एज एंजाइम है वो एटीपी का ब्रेकडाउन कर देगा और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होगा, मतलब कि जब से हमारी मसल दोबारा से रिलैक्स्ड स्टेज में आएंगी, तो ये एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये अगेन एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, क्लियर। एक और चीज़ याद रखना कि ह्यूमन मसल्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है वो होता है पोटाशियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन मसल्स, हमारी मसल्स के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। नाउ वी कम टू मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। ये जो थ्योरी होती है, इस थ्योरी को कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस थ्योरी इज़ नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इसके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे और इसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे ही एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, मतलब कि हमें मूवमेंट करना होता है, ठीक है, तो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। हमारी जो मोटर न्यूरॉन है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज मिला, सिग्नल मिला कि उसको मूवमेंट करना है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से मैसेज भेजता है, तो मोटर न्यूरॉन नर्व फाइबर तक जाती है और नर्व फाइबर के साथ मिलके ये बना लेती है एक यूनिट दैट इज़ नोन एज मोटर यूनिट। ठीक है, अभी जो मोटर न्यूरॉन है ये जाता है सार्कोलेमा के पास। सार्कोलेमा के पास मोटर न्यूरॉन चला गया, यहाँ पे जो जंक्शन बनता है, जो यूनिट बनती है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच जंक्शन बना है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं या मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना कि मसल्स है, मतलब कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होके जा रही है एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जा रही है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अगर हम दोबारा से रिकॉल करें तो ये जो एक्सोन एंड बल्ब है, मतलब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसके अंदर वेसिकल्स थी। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स जा रही है कि कॉन्ट्रैक्शन करना है। इन इम्पल्स के यहाँ पे इन वेसिकल्स के अंदर क्या फील्ड है, न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिन स्टीरेज। कोलिन स्टीरेज एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है एसीटेट एंड कोलिन के अंदर। इट ब्रेक डाउन एसिटाइल कोलिन इनटू एसीटेट एंड कोलिन। ठीक है, कोलिन का कुछ पार्ट एक्सोन के अंदर वापसी से भेज दिया जाता है ताकि और ज़्यादा एसिटाइल कोलिन को सिंथेसाइज किया जा सके, बाकी दोबारा इम्पल्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इस मसल के पास आया, मसल के मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सार्कोलेमा है, वहाँ पे जनरेट किया गया। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किया जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब अभी तक हमारी जो मसल्स थी वो रेस्टिंग स्टेज में थी, लेकिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, मतलब एक इम्पल्स जनरेट हो गई है। उसके बाद इसका जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, जो स्केलेटल मसल का, सार्कोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होता है, हलचल होती है, और इसका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट रिलीजेज लॉट ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज करता है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कैल्शियम आयन है इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन अगर आपको याद ना हो तो फिर से
दिखा दूं, ये वाले जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन दिख रहे हैं इनको ट्रोपोनिन कहा जाता है। इन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा जिसकी वजह से इसकी शेप और पोजीशन में चेंज होता है। ठीक है, इसकी शेप और पोजीशन में चेंज होता है, मतलब कि ये अपनी शेप को ऑल्टर कर लेता है। उसके बाद ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसकी शेप में भी चेंज होता है, इसकी पोजीशन में भी चेंज होता है, क्योंकि ट्रोपोनिन इसके साथ बाइंड हो रखा है। जैसे ही इनकी पोजीशन और शेप में चेंज हुआ तो जो एक्टिव साइट जो अभी तक मास्क थी, जो अभी तक ढकी हुई थी, एफ एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही एक्टिव साइट्स एक्सपोज हुई, ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, इसका हेड इसके साथ जुड़ जाता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे देखो ये दोनों हेड जुड़ रहे हैं ना, इसका हेड इसके साथ जुड़ रहा है। इस पोजीशन को, मतलब इनके हेड जब जुड़े हुए हैं, दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। ठीक है, एटीपीएज एंजाइम था। एटीपीएज एंजाइम एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एटीपीएज एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टू रिलीज एनर्जी, ताकि हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, अब ये जो एटीपी से एनर्जी मिली है जिसकी वजह से ये क्रॉस ब्रिज बन पाता है। ठीक है, ये क्रॉस ब्रिज बन गया है। उसके बाद ये क्रॉस ब्रिज बनता रहेगा और जो मायोसिन फिलामेंट है ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे इसकी पोजीशन पहले मान लेते हैं ये पोजीशन थी, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जो मूवमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। ये जो मायोसिन फिलामेंट है थोड़ा थोड़ा स्लाइड करता रहता है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, इसीलिए इस थ्योरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फिलामेंट है थोड़ा थोड़ा स्लाइड करता रहता है। ठीक है, फिर जैसे ही हम रिलैक्स्ड स्टेज में पहुंचने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जो कैल्शियम आयन था वो रिलीज होना बंद हो गया है। ठीक है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का रिलीज होना बंद हो गया है, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वापसी से चला गया है कैल्शियम आयन। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होना बंद हुआ, जो एक्टिव साइट्स थी वो फिर से मास्क हो जाएंगी और जो ये क्रॉस ब्रिज बना था, ये क्रॉस ब्रिज यहाँ देखो टूट गया है, ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे वो फिर से एटीपी की फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब कि हमारी जो मसल्स थी, स्केलेटल मसल्स, अब फिर से वो कौन सी स्टेज में आ गई है? रेस्टिंग स्टेज में। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, याद रख लेना, सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन भी होता है एसीटेट और कोलिन में। कोलिन को वापसी से, कुछ कोलिन को वापसी से भेज दिया जाता है, जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था ना कि कुछ यूरिया वापसी से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि, ठीक है, ऐसे ही जो कोलिन है वो एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन करता है, सिंथेसाइज करता है ताकि फिर से नर्व इम्पल्स को जनरेट किया जा सके। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच इन कैल्शियम आयन, ये रिलीज करता है कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट है उनकी मास्किंग एक्सपोज होती है, वो हट जाती है, मतलब ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से जो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो पाते हैं। एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट था यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट में, जो कि एटीपी का ब्रेकडाउन करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ताकि एनर्जी रिलीज हो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बना, उसके बाद ये फिलामेंट है स्लाइड करेगा, इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। जब तक कैल्शियम आयन रिलीज होता रहेगा, जैसे चप्पू नहीं चलाते हैं इस तरीके से चप्पू चलाते रहते हैं, ये फिलामेंट सरकता रहेगा, आगे स्लाइड करता रहेगा और जैसे ही कैल्शियम आयन वापसी से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला गया, ये जो फिलामेंट क्रॉस ब्रिज बना था ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापसी से एटीपी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसको देखें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई बैंड और ए बैंड, तो यहाँ पे हम आई बैंड बना लेते हैं और इनके बीच में ए बैंड होगा ये। ठीक है, तो जो जड लाइन थी, ठीक है, जड लाइन मान लेते हैं पहले यहाँ पे थी, तो जड लाइन जब यहाँ पे थी, जड लाइन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक दूसरे के पास आएगी, मतलब ये वाली जड लाइन इधर आ जाएगी, ये वाली जड लाइन इधर आ जाएगी, मतलब कि जो आई बैंड है वो एक दूसरे को ज़्यादा ओवरलैप करेगा। जो एच जोन है,
ठीक है। ये वाला जो जोन एच जोन है इसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो ये जो शो करती है, मतलब कि जो जेड लाइन है वो एक दूसरे के पास आई है, ये शो करती है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन वापसी से चला गया, इट इज़ पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और जो जेड लाइन है इट कम्स टू इट्स बैक पोजिशन, मतलब जैसे रिलैक्स्ड पोजिशन में थी उसी पोजिशन में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद मसल्स के अंदर, ठीक है, मसल्स के अंदर एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। दैट पिगमेंट इज नोन एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, दिस पिगमेंट इज नोन एज मायोग्लोबिन। ठीक है। कुछ मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो रेडिश दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ मसल्स के अंदर ये कम होता है, वो वाइटिश दिखाई देती हैं। दे आर वाइटिश इन अपीयरेंस। तो जो मसल्स रेडिश दिखाई देती हैं, रेड दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं रेड फाइबर्स, और जो मसल वाइटिश दिखाई देते हैं उनको हम बोलेंगे वाइट फाइबर्स। ठीक है। मायोग्लोबिन पिगमेंट उन मसल्स के अंदर ज़्यादा होता है जहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जहाँ पे एटीपी का लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है, ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। In the next lecture we will study about the skeletal system. Okay, thank you.